अस्सलामुअलैकुम। डेविड जे ग्रिफिथ्स की इलेक्ट्रोडायनेमिक्स चल रही थी, फोर्थ एडिशन, और एग्जांपल नंबर 2.2 आज हमने इसकी करनी है। एग्जांपल की स्टेटमेंट देखें क्या है। कहता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड a distance z above the midpoint of a straight line segment of length 2l that carries a uniform line charge density lambda। कि एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी लेंथ है 2l और इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो चार्ज डेंसिटी है उसको नाम दे दिया फिर लेमडा का। कहता है ये बताएं कि इसका जो मिड पॉइंट है, इसके मिड पॉइंट से अगर हम डिस्टेंस जी पे वर्टिकली अबव आते हैं तो उस डिस्टेंस जी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी इस सारे चार्ज की वजह से। तो पहले डायग्राम हम मुकम्मल कर लेते हैं और उसके बाद फिर मैथमेटिकली हम इसको सॉल्व करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो देखें जरा, ये इसका मिड पॉइंट है, तो इसके मिड पॉइंट से वर्टिकली अपवर्ड में आता हूं। तो लें जी, ये ये वर्टिकली अपवर्ड आए तो ये बन गया इसका डिस्टेंस z। दिस इज डिस्टेंस z, और इस डिस्टेंस z पे जो पॉइंट बना, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पॉइंट p का। अब इस पॉइंट p पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अब हम करेंगे क्या। अब ये उस तरह नहीं है जैसे हमने इससे पहले एग्जांपल नंबर 2.1 की थी, प्रॉब्लम नंबर 2.2 किया था, वो डिफरेंट था। उसमें डिस्क्रीट चार्जेस थे, अब डिस्क्रीट चार्जेस नहीं है, अब चार्ज की यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी। और अब इससे ऑनवर्ड जो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स भी आएंगे उनमें चार्ज की यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। अब याद रखिएगा, जब भी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए आपने मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना है। इंटीग्रेशन के थ्रू आपने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होगी। कैसे समझाता हूं अभी मैं, ठीक हो गया। तो खैर, अब जरा देखें, अब इंटीग्रेशन हमने करनी है तो उसके लिए फिर हमें करना क्या पड़ेगा, एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट लेना पड़ेगा। छोटा सा चार्ज एलिमेंट ले लिया, उस चार्ज एलिमेंट की वजह से इस रिक्वायर्ड पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो फाइंड करनी है। कर ली फाइंड। अब जब चार्ज एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ली तो अब आपने इंटीग्रेट कर देना है थ्रू आउट दिस लाइन, तो आपको पूरी लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। समझ आ गई। तो अब हम करेंगे क्या, पहले हम छोटा सा एक चार्ज एलिमेंट ले लेते हैं। तो देखें जरा, ये आगे एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट किसी भी जगह पे ले लें, आपकी अपनी मर्जी है। तो मैंने इस लोकेशन पे एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट ले लिया, ये है जी चार्ज एलिमेंट। अब इस चार्ज एलिमेंट को हम कोई नाम दे देते हैं, इसके चार्ज को, इसके ऊपर कितना चार्ज है उसे कोई ना कोई नाम दे देते हैं। अब पूरी की पूरी जो लाइन है, पूरी लाइन के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उस पूरे चार्ज को अगर हम क्यू का नाम दे दें तो फिर छोटा सा जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का चार्ज कितना होगा, उस एलिमेंट का चार्ज होगा डी क्यू। डी क्यू डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट आपने सेकंड ईयर की मैथ के चैप्टर नंबर 3 की फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था। ये पंजाब बोर्ड वाले जो हैं, बाकियों का मुझे नहीं पता कि बाकियों की क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन पंजाब बोर्ड में सेकंड ईयर की मैथ की चैप्टर नंबर 3 का जो उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट था। तो खैर वो डिफरेंशियल का ही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे यूज किया है और छोटा सा चार्ज एलिमेंट मैंने ले लिया। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इस छोटे से चार्ज एलिमेंट की वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड में फाइंड कर लूंगा, होगी फाइंड। उसके बाद थ्रू आउट में इंटीग्रेट कर दूंगा तो पूरी लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो पहले तो इस चार्ज एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख लेते हैं। तो देखें, इस चार्ज एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उस पॉइंट पी पे वो क्या बनेगी। तो ये देखें जी, इस डायरेक्शन में होगी। अगर ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है इस पूरी की पूरी लाइन के ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी, अवे फ्रॉम दिस चार्ज। तो लें जी, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डी क्यू चार्ज। तो जब डी क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फिर उसे इलेक्ट्रिक फील्ड को ई का नाम नहीं देना बल्कि डीई का नाम देना है। ठीक है, डीई। डीई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एलिमेंट। ठीक हो गया। अच्छा, फर्दर एक और चीज देखिएगा, ये डी क्यू चार्ज इस मिड पॉइंट से जितने डिस्टेंस पे है, मिड पॉइंट से इतने ही डिस्टेंस पे दूसरी तरफ एक और चार्ज एलिमेंट भी तो होगा, यानी इस जगह पे वो भी तो उतने ही डिस्टेंस पे होगा मिड पॉइंट से जितने डिस्टेंस पे डी क्यू चार्ज है। तो इस जगह पे भी चार्ज एलिमेंट फिर हम ड्रॉ कर देते हैं सेम डिस्टेंस पे। तो देखें जरा फिर, ये अराउंड इतने डिस्टेंस पे लें जी, ये एक और चार्ज एलिमेंट आ गया, उतने ही मैग्नीट्यूड का चार्ज एलिमेंट है, उतने ही डिस्टेंस पे है। तो इस चार्ज एलिमेंट को भी फिर मैं नाम दे देता हूं डी क्यू का। मीन्स के दीज टू आर सिमेट्रिकल चार्ज एलिमेंट्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस डी क्यू चार्ज की वजह से जो इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो बनेगी इस डायरेक्शन में डेफिनेटली। लें जी, थोड़ा खराब हो गए, एक मिनट, बस ठीक है। लें जी,
ये एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई DE इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से? ड्यू टू दिस एलिमेंट। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब पॉइंट P पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे ड्यू टू दिस एलिमेंट, और उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, अब जरा देखें, तो पॉइंट P पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ड्यू टू चार्ज एलिमेंट, तो देखें जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एलिमेंट कहां पे? एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू व्हाट? विल बी इक्वल टू व्हाट? जाहिर सी बात है, इन दोनों दो चार्ज एलिमेंट्स हमने कंसिडर किया ना, तो इन दोनों चार्ज एलिमेंट की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी पॉइंट P पे, वो अब हमने यहां पे लिखनी है इस जगह पे। लेकिन जरा गौर से देखिएगा, सेम वही काम हम करने लगे हैं जो इससे पहले प्रॉब्लम और एग्जांपल में हम कर चुके हैं। कौन सा काम? इलेक्ट्रिक फील्ड को इसके कंपोनेंट में रिजोल्व करने वाला काम। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इसको इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को इनके कंपोनेंट्स में हम रिजोल्व कर देते हैं। तो देखें जरा, ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका जो वाई कंपोनेंट बनेगा वो ये बनेगा लाइक इस डायरेक्शन में, ये इसका वाई कंपोनेंट होगा। तो वाई कंपोनेंट है तो क्या लिखा जाएगा? DE वाई। इसी तरह इसका एक्स कंपोनेंट किस डायरेक्शन में बनेगा? इस डायरेक्शन में बनेगा। तो इसको क्या नाम दिया जाएगा? इसको नाम दिया जाएगा DEX। DEX। इसी तरह आप ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है DE, इसको भी इसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व करें, तो ये इसका वाई कंपोनेंट बन गया अगेन DE वाई। और फिर इसका एक्स कंपोनेंट देखें, तो इसका एक्स कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा जो कि क्या होगा? DEX। ठीक हो गया? अब जरा गौर से देखिएगा, एक दफा फिर वही काम होने वाला है कि दोनों एक्स कंपोनेंट्स जो है एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ये देखें जरा, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और मैग्नीट्यूड में तो हैं ही इक्वल। क्यों? क्योंकि चार्ज एलिमेंट्स जो आपस में मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, तो इनके एक्स कंपोनेंट्स भी फिर मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं। तो होगा क्या? मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में ऑपोजिट, तो कैंसल आउट करेंगे तो दोनों को मैंने क्रॉस कर दिया। अब जरा देखें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? सिर्फ वाई कंपोनेंट्स की वजह से, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो पॉइंट P पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होनी है वो होनी है इस डायरेक्शन में, ये होगी हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक हो गया जी? अब जरा देखें, तो पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनी सिर्फ वाई कंपोनेंट्स की वजह से, तो अब मैं यहां पे कौन से कंपोनेंट्स लिखूंगा? सिर्फ वाई कंपोनेंट्स। तो ये लिखा DE वाई, ये वाला वाई कंपोनेंट प्लस ये वाला वाई कंपोनेंट, तो DE वाई प्लस DE वाई, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा? 2DE वाई। 2DE वाई। ठीक है, अब जरा देखें, अगेन जब कंपोनेंट्स की हम बात करते हैं, एक्स कंपोनेंट हो या वाई कंपोनेंट, एंगल की जरूरत पड़ती है ना। अगेन एंगल की जरूरत हमें पड़ेगी, तो अपनी मर्जी है, इस एंगल को थीटा का नाम दे दें या इसको थीटा का नाम दे दें, आपकी अपनी चॉइस है। जिसको मर्जी थीटा का नाम दे दें, फाइनल रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं इसको थीटा का नाम दे देता हूँ, क्योंकि उधर हमें खिचड़ी पक जाएगी, बहुत बहुत कुछ उधर पहले भी लिखा हुआ है, तो ये थीटा का नाम मैंने दे दिया। अब थीटा के ऑपोजिट ये जो एक्स कंपोनेंट था उसको साइन थीटा के साथ लिखा जाता, अगर वो मौजूद रहता तो, लेकिन वो कट के खत्म हो गए। तो एक्स कंपोनेंट साइन थीटा के साथ होगा इस केस में, और वाई कंपोनेंट कॉस थीटा के साथ होगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा अगले स्टेप में? 2 को ऐसे ही लिखा, तो DE वाई क्या बनेगा? DE वाई बनेगा DE कॉस थीटा। DE कॉस थीटा। ठीक हो गया जी? अब जरा देखें, अगेन 2 को ऐसे ही लिखा, DE इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही ना, बेशक चार्ज एलिमेंट की वजह से है, लेकिन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला आप लोगों को पता ही है, KQ/R², वो वाला फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज कर लेना है। तो ये मैं लिखूंगा K, अब Q नहीं लिखूंगा बल्कि DQ लिखूंगा, क्योंकि दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एलिमेंट। तो जिस चार्ज एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वही वाला चार्ज एलिमेंट लिखना पड़ेगा। तो ये इस वाले चार्ज एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, DQ की वजह से, ये कह लें या ये कह लें एक ही बात है। तो इसलिए चार्ज एलिमेंट DQ लिखूंगा, कंप्लीट क्यू नहीं लिख देना, कंप्लीट क्यू लिखा गलत हो जाएगा। कंप्लीट क्यू पूरी की पूरी पूरे का पूरा चार्ज है, पूरी लाइन का। हम अभी फिलहाल जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ चार्ज एलिमेंट की वजह से डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए चार्ज एलिमेंट ही लिखना पड़ेगा। ठीक हो गया? अच्छा, KDQ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस किसका? चार्ज एलिमेंट का, हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट से डिस्टेंस। तो ये चार्ज एलिमेंट है, ये रिक्वायर्ड पॉइंट है, तो इन दोनों का आपस का डिस्टेंस, इसे कोई नाम नहीं दिया हुआ, आर का नाम दे देते हैं, लें जी। तो KDQ डिवाइडेड बाई R²। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, अब आगे फर्दर हमने क्या करना है? अगेन 2 ऐसे ही लिखा, K ऐसे ही लिखा, DQ ऐसे ही लिखा, R², सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी, cos थीटा में लिखना भूल गया हूं, ये cos थीटा भी एज इट इज। अब जरा देखें, R² किसके इक्वल होगा? R² किसके इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम? ये ब्लू लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ब्लू लाइन के इधर भी एक राइट ट्रायंगल बन रही है, इधर भी बन रही है, किसी एक राइट ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, तो ये R² किसके इक्वल आएगा? ये आएगा Z² प्लस इतना डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को अभी तक हमने कोई नाम नहीं दिया हुआ,
तो इस डिस्टेंस को अब हम नाम दे देते हैं, क्या नाम दें इसको, हम x का नाम दे देते हैं। चलें, दिस डिस्टेंस इज x डिस्टेंस। लें जी, इस डिस्टेंस को x का नाम दे दिया, ठीक हो गया। अब जरा देखें, अब जब अप्लाई करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया आर स्क्वायर की जगह जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आगे कॉस थीटा को देखें जरा, कॉस थीटा को क्या लिखा जाएगा, ये थीटा है, तो कॉस थीटा अप्लाई करें तो कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, थीटा के साथ वाली बेस होती है, तो बेस होगी जी, हाइपोटेन्यूज है आर, तो क्या बनेगा जी बाय आर, जी डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, फर्दर अब जरा देखें क्या बनेगा, अगेन आर की जगह आर की वैल्यू पुट कर दें, फिर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगा, देखें आर स्क्वायर अगर जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल है तो खाली आर किसके इक्वल होगा, जाहिर सी बात है साथ स्क्वायर रूट भी आ जाएगा ना, तो लिखा 2k डी क्यू डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इन टू जी डिवाइडेड बाय आर है, तो क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में आ जाएगी होल पावर 1/2, होल पावर 1/2। ठीक हो गया जी, क्योंकि जरा स्क्वायर रूट होना है ना, तो वन होल पावर 1/2 स्क्वायर रूट ही तो होता है, और क्या होता है। अगले स्टेप में ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2k जी डी क्यू, और नीचे बन जाएगा, अच्छा मिक्स नहीं करना, ये 2 लिखा हुआ है, ये नो 2 और जी को मिक्स करने, ये 2 है, और नीचे बनेगा जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगी होल पावर 3 डिवाइडेड बाई 2। ओके जी, यहां तक क्या बना, यहां तक बना डीई, डीई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। लेकिन हमने क्या करना है, अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जो मिली है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला मिला है वो तो इस चार्ज एलिमेंट की वजह से मिला है, इसकी वजह से या इसकी वजह से, कोई एक कहने एक ही बात है, अभी तो चार्ज एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिली है ये वाली। हमने तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू दिस कंप्लीट लाइन, जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है, तो कंप्लीट लाइन के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो अभी मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि जब चार्ज एलिमेंट की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे तो उसको फिर आप इंटीग्रेट कर देंगे थ्रू आउट दिस कंप्लीट लाइन। आगे समझ बात की, तो अब आपने इसको करना है इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो देखें जरा देखें जी, ना हो, अब मैंने कंप्लीट लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो कंप्लीट लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब फाइंड करूंगा तो वो क्या होगी, वो होगी कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, एंड दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीईपी, वो इस डीईपी की इंटीग्रेशन होगी। ठीक हो गया, अच्छा अब जाहिर सी बात है डीईपी इसके इक्वल है, तो इस सारे को फिर हमने इंटीग्रेट करना है, तो ये सारे को इंटीग्रेट करके ये मैंने लिख दिया कंप्लीट इंटीग्रेशन 2k जी डी क्यू डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, अच्छा अब जाहिर सी बात है मैंने लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी तो डिसाइड करनी है, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होंगी अब ये भी तो डिसाइड करना है। अब लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे मसला बन गया, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशियल क्या है मेरे पास डी क्यू, यानी इंटीग्रेट में कर रहा हूँ क्यू के रिस्पेक्ट से। अब क्यू के रिस्पेक्ट से मैं कैसे इंटीग्रेट करूँ, मुझे क्या पता मिनिमम चार्ज कितना होगा मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, वैसे तो मिनिमम चार्ज 0 और मैक्सिमम चार्ज क्यू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेट करना क्यू के रिस्पेक्ट से थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। और डिफिकल्ट इस वजह से होगा क्योंकि जरा देखें, ये क्यू जो है ये भी एक वेरिएबल है, एक्स जो है ये भी एक वेरिएबल है ना, वेरिएबल एक्स, देखें ना एक्स। अब जाहिर सी बात है अगर मैं इस ये जो चार्ज एलिमेंट है इसको अगर मैं करीब ले जाऊं तो एक्स स्मॉल हो जाएगा, इसको मैं अवे ले आऊं तो एक्स लार्ज हो जाएगा, इसका मतलब एक्स एक वेरिएबल है, तो एक्स तो वेरिएबल है लेकिन साथ ही साथ क्यू भी वेरिएबल है। अब दो दो वेरिएबल्स जब आप के इंटीग्रेशन में आ जाएंगे तो आपको क्या पता कि आपने किसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है, बन गया ना मसला, तो फिर एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, इसलिए क्यू के रिस्पेक्ट से हम यहाँ पे नहीं कर सकते, इंटीग्रेट नहीं कर सकते। वैसे लिमिट्स तो हमें पता है क्यू की, हमें पता है कि क्यू की मिनिमम वैल्यू 0 होगी मैक्सिमम क्यू होगी, लेकिन दो वेरिएबल्स आ जाने की वजह से हम यहाँ पे क्यू के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो फिर क्यू को हमने कन्वर्ट करना है किसी दूसरे वेरिएबल में। किस दूसरे वेरिएबल में, जो दूसरा वेरिएबल यहाँ पे मौजूद है एक्स, एक्स में कन्वर्ट करना है। समझ आ गई बात की।
अब आपके जहन में शायद आए कि एक्स को क्यू में नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होगा एक्स को क्यू में कन्वर्ट करना, अच्छी खासी टफ मैथमेटिक्स यूज होगी। लेकिन क्यू को एक्स में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। कैसे क्यू को एक्स में कन्वर्ट करेंगे, तो जरा देखें, स्पेस तो मेरे पास खत्म हो चुकी है, तो मैं यहां से मिटा के, एक मिनट थोड़ा मैं यहां से मिटा देता हूं और मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट, ओके जी। अब देखें, अब इस क्यू वेरिएबल को हम एक्स वेरिएबल में कन्वर्ट करने वाले हैं। इसके लिए हम करेंगे क्या, देखें बहुत सिंपल है कि ये हमें स्टार्ट में बता दिया गया था कि ये जो पूरी की पूरी लाइन है, इस पूरी लाइन की चार्ज डेंसिटी है यूनिफॉर्म, और उस चार्ज डेंसिटी को नाम दिया था लेमडा का। लेमडा इज द चार्ज डेंसिटी। अच्छा, जब इस पूरी लाइन की चार्ज डेंसिटी लेमडा है, तो इसका अगर मैं कोई एलिमेंट अगर छोटा सा उठाता हूं, तो उस एलिमेंट की भी तो सेम चार्ज डेंसिटी होगी ना, ठीक है। जो लाइन की चार्ज डेंसिटी वही एलिमेंट की चार्ज डेंसिटी। तो अब यहाँ एलिमेंट की चार्ज डेंसिटी को मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो एलिमेंट की चार्ज डेंसिटी भी होगी लेमडा। नाउ अकॉर्डिंग टू formula of charge density, lambda will be equal to what? Lambda will be equal to charge of this charge element divided by length of this charge element. तो इस चार्ज एलिमेंट का जो चार्ज है वो तो है डी क्यू। इस चार्ज एलिमेंट की लेंथ कितनी है, चार्ज एलिमेंट की लेंथ को तो अभी तक हमने डिस्कस किया ही नहीं है। हमने तो चार्ज एलिमेंट का मिड पॉइंट से डिस्टेंस डिस्कस किया था एक्स, इसकी अपनी लेंथ कितनी है वो डिस्कस नहीं की। तो कोई बात नहीं, अगर ये डिस्टेंस एक्स है तो इसकी जो लेंथ होगी दैट विल बी डी एक्स, यानी चेंज इन एक्स, ठीक है। तो ये आ गई इसकी लेंथ डी एक्स, ठीक है ना। यानी इसका जो मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस बन रहा है एक्स डिस्टेंस, उसी एक्स डिस्टेंस में छोटी सी वेरिएशन आई, और जितनी एक्स डिस्टेंस में वेरिएशन आई वही वेरिएशन इसकी चार्ज एलिमेंट की लेंथ है, तो वो मैंने लिख दिया डी एक्स। अब यहां से डी क्यू की वैल्यू सेपरेट कर लें, तो डी क्यू विल बी इक्वल टू लेमडा डी एक्स। नहीं जी, ये डी क्यू की वैल्यू आ गई, ये क्यू वेरिएबल एक्स वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। अब जस्ट यहाँ पे अपनी वैल्यू पुट करनी है। तो ये थी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू व्हाट, 2 k z, और डी क्यू की जगह आ गया लेमडा डी एक्स डिवाइडेड बाय जी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर 3/2 एंड होल इंटीग्रेशन। अब देखें, अब ये पूरे का पूरा जो हमारा इंटीग्रल है ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब सिर्फ एक ही वेरिएबल है एक्स वेरिएबल, और कोई भी नहीं है। देख लें, के कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, क्योंकि जी डिस्टेंस हमें स्टार्ट में बता दिया था क्वेश्चन में, लिहाजा वो कांस्टेंट है। लेमडा चार्ज डेंसिटी हमें बता दी थी क्वेश्चन में, ये भी कांस्टेंट है। अगेन जी कांस्टेंट है, तो वेरिएबल क्या है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक्स वेरिएबल है अब, ठीक है। तो अब सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब सिंपली हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि जो जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको इंटीग्रल से बाहर शिफ्ट करना है। अच्छा एक मिनट, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को भी तो अब डिस्कस करना है। अब क्योंकि सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका ना, अब लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हम लगा सकते हैं। अब देखें यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है एक्स। तो एक्स तो ये डिस्टेंस था ना मिड पॉइंट से इंटीग्रल तक का, ये चार्ज एलिमेंट तक का डिस्टेंस था, ऐसा ही था ना। अब जरा और से देखिएगा, अगर ये चार्ज एलिमेंट में बिल्कुल मिड पॉइंट पे ले लेता हूं, तो मिड पॉइंट से चार्ज एलिमेंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0। तो लिहाजा लोअर लिमिट आ गई इंटीग्रेशन की 0। अपर लिमिट कितनी होगी, देखें जरा, अगर मैं इस चार्ज एलिमेंट को बिल्कुल इस एंड तक ले आऊं, कॉर्नर तक ले आऊं अपनी इस लाइन के, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस चार्ज एलिमेंट का मिड पॉइंट से, पूरे का पूरा एल डिस्टेंस हो जाएगा, सेंटर से लेके कॉर्नर तक का एल डिस्टेंस। तो इसका मतलब है अपर लिमिट इसकी बन गई एल, कैपिटल एल। ले जी, ये लिमिट्स भी हमें पता चल गई, समझ आ गई ना बात की। अब क्या करना है, अब कॉन्स्टेंट्स को बाहर शिफ्ट करें। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू, देखें कॉन्स्टेंट है 2 k z लेमडा, ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। अंदर क्या बचेगा इंटीग्रेशन के अंदर, लिमिट 0 टू एल, अंदर बचेगा डी एक्स डिवाइडेड बाय जी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर 3/2। लें जी, ये हमारे पास वो फाइनल रिजल्ट आ गया, इंटीग्रल समेत फाइनल रिजल्ट आ गया। अब हमने क्या करनी है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, जस्ट यहाँ पे पुट करना है, और हमारे पास हमें हमारी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं इसकी करने वाला हूँ इंटीग्रेशन। जिसको इंटीग्रेशन आती है वो इस पोर्शन को स्किप करें और बिल्कुल एंड पे आ जाएं। जिसको इंटीग्रेशन नहीं आती वो इंटीग्रेशन में यहाँ पे इसकी करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, वो देख लीजिएगा। बट इंटीग्रेशन आप लोगों को आनी चाहिए, क्योंकि फिजिक्स मैथमेटिक्स के बगैर कुछ भी नहीं है, आपकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अभी तो मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ, लेकिन ये इंटीग्रेशन आप लोगों ने सीखनी है, बगैर इसके इंटीग्रेशन सीखे आप जो है ना इन क्वेश्चंस को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इंटीग्रेशन के रूल्स आप लोगों को आने चाहिए। तो खैर,
अभी मैं इसको मिटा के उधर उस कॉर्नर में लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं कंप्लीट इंटीग्रेशन आपको करके दिखा देता हूँ, लेकिन मैं सिखाऊंगा नहीं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के रूल्स में नहीं सिखाने वाला। सिखाने बैठ गया तो फिर तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वो इंटीग्रेशन आप लोगों को खुद आनी चाहिए। तो मैं जस्ट इंटीग्रेशन आपको करके दिखाऊंगा और बस थोड़ी थोड़ी समझा दूंगा, कोई डेप्थ में जाके मैं उसके रूल्स नहीं समझाने वाला, जस्ट करके दिखा रहा हूँ। तो जिसको इंटीग्रेशन आती है वो आखिर में आ जाए, मैं मिटा के इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके जी, अब जरा देखें, अब मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहा हूँ और इंटीग्रेट में इसको कर रहा हूँ विदाउट लिमिट्स। उसके बाद दोबारा ओरिजिनल वेरिएबल में कन्वर्ट करके लिमिट्स पुट कर दूंगा। देखें जरा कैसे। तो देखें जी, इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग सिर्फ इतना पोर्शन अब जरा देखें। डी एक्स, डी एक्स, इसको मैं आई का नाम दे देता हूँ इंटीग्रल को। आई इज इक्वल टू डी एक्स ओवर जी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर 3/2। अब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन का रूल, ज़ाहिर है मैं रूल अब आपको सिखा नहीं रहा, जस्ट मैं बता रहा हूँ कि मैं रूल कौन सा यूज कर रहा हूँ। रूल अब मैं यूज करूंगा, यहाँ पे पुट कर दूंगा x इज इक्वल टू जी टेन थीटा के इक्वल, x इज इक्वल टू जी टेन थीटा। यानी ये नीचे जब इस तरह की फॉर्म बन रही है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स को जो है ए टेन थीटा के इक्वल पुट कर सकते हैं। वहां पे कांस्टेंट ए होता है तो ए टेन थीटा पुट करते हैं, यहाँ जी है तो जी टेन थीटा पुट कर दिया। अच्छा खैर, अब dx की भी वैल्यू चाहिए तो दोनों साइडों को जो है डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफरेंशियल लेने। तो जी तो कांस्टेंट है, ऐसे ही आ जाएगा। टेन का डिफरेंशियल क्या होता है, वही जो डेरिवेटिव होता है, यानी सीकेंड स्क्वायर थीटा, और साथ में डी थीटा भी आ जाएगा। अब दोबारा ओरिजिनल इंटीग्रल में वैल्यू पुट कर दें, तो अब क्या बनेगा, नाउ, नाउ आई बिकम्स, यानी इंटीग्रल बिकम्स, ये वाला इंटीग्रल जिसको मैं आई का नाम दे चुका हूं, इट बिकम्स डी एक्स की जगह ये आ जाएगा जी सीकेंड स्क्वायर थीटा, जी सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक हो गया। और फर्दर देखें नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा जी स्क्वायर, ऐसे ही है कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा जी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। जरा वैल्यू मैंने पुट कर दी है और ये आ गया पूरे का पूरा इंटीग्रल, और ये आ गई होल पावर 3/2 भी, होल पावर 3/2। ठीक है, देख लें, ये वैल्यूज मैंने पुट की है और कुछ भी नहीं किया। अब सिंपली देखें, जी स्क्वायर कॉमन है, जी स्क्वायर जब कॉमन होगा तो पावर के अंदर ही कॉमन होगा, तो जी स्क्वायर स्क्वायर और ये डिवाइडेड बाई 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा जी क्यूब, तो जी क्यूब बाहर आएगा। तो ये बना जी जी सीकेंड स्क्वायर थीटा, और इधर आएगा जी क्यूब। ठीक है, और अब अंदर क्या रह जाएगा, अंदर बचेगा 1 + tan² होल पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी थीटा। नाउ फर्दर, अब जी और जी क्यूब कैंसिल होंगे डेफिनेटली, तो बाहर आएगा 1/जी², ऊपर बचा सीकेंड स्क्वायर थीटा, और 1 + tan² आपको पता है अगेन सीकेंड स्क्वायर होता है, तो ये बन गया सीकेंड स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2। वैसे ये स्टेप्स मुझे करने नहीं चाहिए इतने डेप्थ में जाके, लेकिन चलें फर्स्ट टाइम है तो मैं कर देता हूँ। 1/जी², अब जरा देखें नीचे बनेगा जी क्यूब, सॉरी सीकेंड क्यूब, सीकेंड क्यूब ऊपर सीकेंड स्क्वायर है, कैंसल आउट होंगे तो बाकी क्या बचेगा, 1/सीकेंड बाकी बचेगा, 1/सीकेंड थीटा डी थीटा। और 1/सीकेंड आपको पता है क्या होता है, वो कॉस के इक्वल होता है, और 1/सीकेंड कॉस के इक्वल, और उसके बाद मैं कॉस का इंटीग्रल ले रहा हूं, तो कॉस का इंटीग्रल साइन होता है, तो ये आ गया साइन थीटा। लें जी, ये पूरे का पूरा इंटीग्रेट हो चुका है। बट अगेन साइन थीटा किसके इक्वल होगा, आप साइन थीटा की वैल्यू पुट करनी है। जाहिर है मैंने जिस वेरिएबल में मेरा इंटीग्रल था दोबारा उसी वेरिएबल में मैंने लेके जाना है, तो उसके लिए फिर आप फिर से उसी ट्रायंगल को कंसिडर करें कि जो ट्रायंगल हमने स्टार्ट में देखी थी, दो ट्रायंगल्स बन रही थी ना, दो राइट ट्रायंगल्स, उनमें से किसी एक राइट ट्रायंगल को कंसिडर कर लें। देखें इस तरह की वो राइट ट्रायंगल बन रही थी, लाइक इस तरह से, ऐसे एक राइट ट्रायंगल मैंने ड्रॉ की, ठीक है, इसके दूसरी तरफ दूसरी भी बन रही थी, पता है आपको। ये वाली जो लेंथ थी इसे जी का नाम दिया हुआ था, इसे आर का नाम दिया था, और ये वाली जो लेंथ थी इसको एक्स का नाम दिया था, क्योंकि ये हमारा मिड पॉइंट था हमारी उस पूरी की पूरी लाइन का, और इस जगह पे हमारा चार्ज एलिमेंट डी एक्स पड़ा हुआ था। ठीक है, तो खैर ये ट्राइंगल है और यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा था। अब इसी ट्राइंगल को यूज करें और साइन थीटा कैलकुलेट कर लें। देखें बहुत सिंपल है, क्या बनेगा ये, दिस इज इक्वल टू 1/जी²। साइन थीटा आपको पता है होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है एक्स, तो ये लिखा एक्स, और हाइपोटेन्यूज है आर, हाइपोटेन्यूज आर, तो आर किसके इक्वल है, आर किसके इक्वल है, अगेन जो है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, आर जो है वो इक्वल होगा √जी² प्लस एक्स स्क्वायर के। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली वही लिख रहा हूं फिर, जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
लें जी, जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट, ये चीज बन गई। ठीक है, ले अब ये सारी की सारी वैल्यू उठाएं, ये इंटीग्रल हमने अभी इंटीग्रेट किए विदाउट लिमिट्स, तो इस सारे को उठाएं और उठा के यहाँ पे लाके पुट करें और उसके बाद लिमिट्स अप्लाई कर दें। ठीक है, अब मैं इसे साफ कर रहा हूं और मैं दोबारा इसको लेके जा रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 की तरफ। तो देखें जरा, अब इक्वेशन 1 हमारी क्या बनेगी। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, तो देखें जरा, इक्वेशन 1 बिकम्स व्हाट, इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बनेगी इक्वेशन 1, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू 2kz लेमडा, और इधर जब मैं पुट करूंगा ये सारे का सारा, तो देखें जी स्क्वायर को तो मैं ऐसे ही लिख, चलें इकट्ठा ही लिख देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगी फिर, x डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस पूरी की पूरी इंटीग्रेशन का ये रिजल्ट आया, और इंटीग्रेशन पे अप्लाई हो रही थी लिमिट्स, तो ये लें जी, ये मैंने अप्लाई कर दी इस पे लिमिट्स 0 से लेके L तक। ठीक हो गया, ओके जी। अब इन लिमिट्स को यहां पे यूज कर लें। देखें, अगर मैं कैपिटल L यहां पे यूज करता हूं, अपर लिमिट अप्लाई करता हूं, तो अपर लिमिट से आपको पता है क्या बन जाएगा, ये सारे का सारा तो 2kz लेमडा डिवाइडेड बाई ये वाला जी स्क्वायर भी बाहर आ गया, क्योंकि जी पे लिमिट अप्लाई नहीं होनी, इंटीग्रेशन हमारी x के रिस्पेक्ट से थी, तो x जहां जाए वहां वहां लिमिट अप्लाई करनी है, जी वाली जगह पे लिमिट अप्लाई नहीं करनी, जी तो कांस्टेंट है, तो इसलिए जी स्क्वायर को उठा के बाहर शिफ्ट कर दिया। ये वाला जी स्क्वायर बाहर शिफ्ट नहीं हो सकता क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है ना, मैथ अब जाहिर है ये तो मैं बताना बनता नहीं है। अच्छा खैर, लिमिट्स जब मैं अप्लाई करूंगा तो देखें जरा क्या बनेगा, x की जगह पे आ गया कैपिटल L, यहाँ पे जी स्क्वायर ऐसे ही, और प्लस एक्स स्क्वायर की जगह लिख दिया प्लस एल स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट, आगे माइनस का साइन, अब लोअर लिमिट अप्लाई करनी है, तो लोअर लिमिट है 0, तो जब मैं यहाँ पे x की जगह 0 लिखूंगा ये सारा ही 0 हो जाएगा, तो लें जी ये सारा हो गया 0। आगे ना समझ बात की, ठीक हो गया जी, ओके जी। अब जरा देखें, अब फर्दर इसको कैसे लिखा जाएगा, नाउ ई पी इज इक्वल टू, देखें ऊपर जी और नीचे जी स्क्वायर कैंसिल होंगे, तो बाकी बचेगा 2k लेमडा डिवाइडेड बाय, अच्छा ऊपर कैपिटल L भी आ जाएगा, नीचे आएगा जी, क्योंकि जी और जी स्क्वायर कैंसिल हो चुके हैं, और बाकी बचा जी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। लें जी, जी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, चले एल स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अब लिख दिए जाने दें, एक ही बात है। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल फार्मूला आ चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। ठीक है जी, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस भी देख लें, कि अगर जी डिस्टेंस, अगेन वही स्पेशल केस जो हम पहले एग्जांपल और पहले वाली प्रॉब्लम में भी देख चुके हैं, कि अगर जी जो है वो जो है उसकी लेंथ के मुकाबले में बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, इफ फर्दर इसको मैं थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख लूं, जरा मजीद बेहतर हो जाएगा, उसके बाद स्पेशल केस को डिस्कस करते हैं। वो फर्दर मैंने ये लिखना है, जरा और से देखिएगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए वैसे, के लेमडा इंटू 2L, ये मैंने लिख दिया के लेमडा इंटू 2L डिवाइडेड बाय जी एल स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। जरा और से देखें, ये जो इतनी चीज है लेमडा इंटू 2L, क्या ये चार्ज के इक्वल नहीं है, कैसे, जरा ये देखें, ओफो मिटाई दी फिगर, उस फिगर में जरा देखें, उस पूरी की पूरी लाइन की जो लेंथ थी वो थी 2L, और उसकी चार्ज डेंसिटी थी लेमडा, टोटल चार्ज था Q। तो अगर पूरी लाइन के लिए मैं लेमडा की वैल्यू लिखूं, पूरी लाइन के लिए तो लेमडा की ये वैल्यू बनती है, देखिएगा जरा, पूरी लाइन के लिए तो लेमडा ये बनता है ना, लेंथ ऑफ लाइन थी 2L डिवाइडेड बाय, सॉरी, चार्ज ऑफ लाइन, चार्ज ऑफ लाइन था Q डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ लाइन थी 2L, ये चीज बनी। तो यहां से Q किसके इक्वल होगा, 2L उधर जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 2L लेमडा इज इक्वल टू Q, इज इक्वल टू Q। अब जरा देखें, अब जरा देखें, 2L 2L लेमडा किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल चार्ज के इक्वल, हमारी लाइन के ऊपर जितना भी टोटल चार्ज है उसके इक्वल, तो ये सिंप्लीफाई होकर ये बनेगा के क्यू डिवाइडेड बाय जी इंटू एल स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इस चीज के इक्वल ये बन गया। आई समझ, दिस इज अवर फाइनल रिजल्ट। अब आते हैं उस स्पेशल केस की तरफ, बस 2 मिनट का काम है और उसके बाद ये जो है आपकी प्रॉब्लम वाइंड अप होगी है। तो आते हैं उस स्पेशल केस की तरफ। ओके जी, अब देखें स्पेशल केस, कि अगर z जो है वो, इफ z इज वेरी 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 ग्रेटर देन L,
ये चीज अगर हो जाए, यानी अगर जितने डिस्टेंस पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वो डिस्टेंस उस लाइन की लेंथ के मुकाबले में बहुत बड़ा हो जाए तो क्या होगा? तो ये होगा, देखें जरा, ऐसी सिचुएशन में फिर डेफिनेटली फिर जी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर जो है, जी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो अप्रोक्सीमेटली जी स्क्वेयर के इक्वल हो जाएगा। ऐसा ही है। तो अब ये एक्सप्रेशन पूरा क्या बनेगा? तो ये एक्सप्रेशन अब ये बनेगा, ई पी, ई पी इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय जी, ऐसे ही लिखा, और स्क्वायर रूट के अंदर देखें जी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हम कह चुके हैं दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जी स्क्वायर। तो ये बन गया। अब ये फाइनल एक्सप्रेशन क्या बना? ये तो बन गया के क्यू बाई जी स्क्वायर, के क्यू बाई जी स्क्वायर, और जी आपको पता है डिस्टेंस है, तो के क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर। और साथ ही साथ हमें यह भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो क्या थी? उसका भी तो ऐसा ही फार्मूला था, के क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर, वो भी यही है, के क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर। इसका मतलब यह हुआ कि जब z जो है वो l से बहुत बड़ा हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में हमारी जो लाइन है पूरी की पूरी वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। आगे समझ? तो हमारी जो लाइन है वो लार्जर डिस्टेंसेस पे पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लग जाएगी। दैट्स इट। नेक्स्ट टाइम फिर देखते हैं इंशाल्लाह इससे आगे जो प्रॉब्लम है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।